मार्च 2022 राजीव शुक्ला मीटिंग करते हैं। कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता उस मीटिंग से नदारद रहते हैं कि यहाँ एक रखना पार्टी को एक चैलेंज था, एक चुनौती थी। आपको ये व्यवस्था करनी पड़ी, एक सीएलपी लीडर, एक चुनाव कैंपेन कमेटी का मुखिया और एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। अगर आप महल बनाएंगे तो सबको कमरे मिलेंगे और खंडर रहेगा कुछ ही को कुछ नहीं मिलेगा। इसी कांग्रेस में ये हुआ कि आपने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, पवन काजल और हर्ष महाजन पार्टी छोड़कर चले गए। पवन काजल जो है वो पार्टियां बदलने में उन्होंने पीएचडी की है। दूसरे हर्ष महाजन जी और बीजेपी ने उनको ले लिया, तो मैंने बधाई हुई थी पीयूष गोयल वगैरह, क्योंकि अच्छा कि आपने हमारा बोझ वहाँ ले लिया, क्योंकि यहाँ वो कोई काम नहीं कर रहे थे। कि राजीव शुक्ला ने पैसे लेकर टिकट बेचे। पैसे लेने का आरोप तो हमारे ऊपर हिमाचल या कहीं कोई लगा ही नहीं सकता। पर देश में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि फास्ट डायल में उनके पास सोनिया गांधी और अमित शाह दोनों का नंबर है, आपके अलावा। कभी सोनिया जी की बात अमित शाह से नहीं करते, अमित शाह जी की बात और किसी से नहीं करते। इधर उधर लड़ाई भिड़ाई कराना, ये सब झगड़े वाला काम मेरा काम है। आपने कहा किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन लोग कह रहे हैं सौरभ गांगुली का बड़ा नुकसान हो गया। ना बीसीसीआई के मुखिया रहे कोर्ट से जीत कर भी, और ना आईसीसी जा पा रहे हैं। आशीर्वाद मिल ही नहीं रहा आप लोगों का। तो ये होता है, अगर एक सदस्यों ने मिलकर तय किया है कि भाई फला फला व्यक्ति होगा और आपको एक अवसर नहीं मिला, तो आगे निश्चित रूप से अवसर मिलेगा। दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में एक जुमला चलता है आपके लिए, कहीं किसी की गरारी फंसी, जस्ट डायल शुक्ला। चाहे मनमोहन सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, और इसीलिए तमाम ऊपर शीर्ष बदले, शशांक मनोहर, शरद पवार, जगमोहन डालमिया, लेकिन शुक्ला जी शाश्वत। 80 के दशक के उत्तरार्ध में जब ज्यादातर पत्रकार राजा मांडा के जन मोर्चा को कवर कर रहे थे और उसमें उमड़ रहे सैलाब के बारे में लिख रहे थे, तब राजीव शुक्ला ऐसे थे जो रविवार में पत्रकारिता करते हुए भी वीपी सिंह की मुखालफत कर रहे थे। अगर आप उन दोनों की संडे मैगजीन की स्टोरीज निकालें तो राजीव गांधी के खिलाफ भी होती है, और इस चीज का मैं राजीव गांधी को सैल्यूट करता हूँ कि वो इस चीज को अप्रिशिएट करते थे। मुझसे कहते थे कि देखो तुम मेरे खिलाफ स्टोरी करते हो ना, बहुत अच्छी बात है, इससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी रहेगी। वोट चाहिए थे कम, और डब्बा खुला तो राजीव शुक्ला को मिले 50 पहले राज्यसभा चुनाव में। भाजपा वालों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी, कांग्रेसियों ने भी कर दी, दूसरे दलों ने भी कर दी। कि राजीव शुक्ला जी का झुकाव वीरभद्र परिवार की तरफ ज्यादा है, इसीलिए लगभग राजनीतिक निर्वासन में जा चुकी प्रतिभा सिंह जब वापसी करती हैं मंडी उपचुनाव जीतकर, तो उस लेगेसी को कैश ऑन कराने के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, और सबसे ज्यादा टिकट भी उसी खेमे को मिलते हैं। देखिए, मेरा झुकाव एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पर उसकी आलोचना करने वाले ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या पार्टी अपने दम पर विधानसभाओं के चुनाव जीत सकती है, एक ऐसे समय में जब कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या इकाई में बताई जाती है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की संभावनाएं दुरुस्त बताई जा रही हैं। इसका श्रेय दिया जा रहा है कई नेताओं समेत एक व्यक्ति को, व्यक्ति जिसके बारे में कई किस्से हैं, कई किंवदंतियां हैं, व्यक्ति जिससे हम पत्रकार बड़े अधिकार से मिलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये नेता बाद में है, पत्रकार पहले हैं। जमघट के इस नए अंक में जहां हम सत्ता के दावेदारों से सवाल करते हैं, इस अंक के मेहमान हैं पत्रकार, क्रिकेट प्रशासक और राजनेता, सर यही 3, और लेखक भी, राजीव शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। एक बात बताइए, अब जब हम घूम रहे हैं हिमाचल में, तो लोग कहा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस का, लोग कह रहे हैं जोरदार मुकाबला है। 6 महीने पहले इसी शिमला में आप आए थे, प्रभारी हैं आप, पहली मीटिंग में चुनाव की, और तमाम बड़े नेता नदारद थे। क्या स्थिति थी जब ये असाइनमेंट मिला आपको? देखिए, ये जब हमें असाइनमेंट मिला 1.5 साल पहले, तो लोकसभा चुनाव का हमारे पास आंकड़ा था जिसमें 74% पे बीजेपी थी और 26% पर कांग्रेस थी, जो वोट बैंक का ये जो वोट पोल हुआ था लोकसभा में। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी जी। इसके बाद यहाँ पे सारी रणनीति बनाई गई, सबको इकट्ठा किया, और संगठन के लोगों से सारा ये करके हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहले जीते। हम सोलन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीतने में कामयाब रहे। हमने जो है वहाँ पे अपना लाहौल स्पीति में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीता। हमने एक जगह और म्यूनिसिपल, इस तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 50% जीतने में कामयाब रहे। धर्मशाला में भी ऑलमोस्ट हम जीत गए थे, लेकिन बीजेपी ने आखिरी में एक कारपोरेटर को खरीद के, और वो वहाँ पे एक कारपोरेटर से उन्होंने बहुत बनाने की कोशिश की, लेकिन हार वो धर्मशाला में भी गए थे। तो 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक तरह से देखो तो 3 हमने जीते। उसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, यहाँ 4 बाई इलेक्शन थे।
जिनमें 3 विधानसभाओं के और एक जो है पार्लियामेंट का, वो भी मंडी का, जहाँ से चीफ मिनिस्टर स्वयं है। उन 4 उसके लिए हमने सारे हमारे नेताओं को एक किया और एक प्रदेश नेतृत्व, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा नेता था वीरभद्र सिंह वो नहीं रहे थे, एक बाई इलेक्शन उनका भी था, तो हमारे पास एक नेतृत्व का संकट था। लेकिन हमने सबको इकट्ठा किया और बेस्ट कैंडिडेट्स का चयन करके दिया। और उसके बाद जहाँ रिजल्ट आए जब पूरे देश में बाई इलेक्शंस के उपचुनाव के, तो बाकी जगह उतनी स्थिति नहीं रही। हिमाचल की 4 सीटें हमने जीती और तो हमने वो 74% जो उनका था वो वोट कवर किया और उसके ऊपर जो है हमने जो है ऊपर से अपनी जीत दर्ज की, उसका परसेंटेज और बढ़ा। तो सोचो कि जैसे हम मंडी में 4.5 लाख वोट से हारे थे पिछला चुनाव, इस बार 4.5 लाख वो कवर किया और उसके ऊपर जीत दर्ज हासिल की 7,500 से। तो इस तरह से, और लोकसभा का भी चुनाव हम जीते और विधानसभा का। तो ये कहना कि सिर्फ विधानसभा चुनाव तो ठीक थे, लोकसभा का चुनाव में तो बीजेपी जीतती, तो लोकसभा चुनाव भी हमने यहाँ पर जीता। तो वो उपचुनाव की एक ऐसी यहाँ पे रही कि कांग्रेस की जीत हुई, लोगों ने कांग्रेस के लिए वोट दिया। इसका विधानसभा चुनाव उसके साल भर के अंदर ही आ गए, जनरल चुनाव, आम चुनाव, तो उसके लिए हमने सारी तैयारी की। और मैं बराबर शुरू से कहता हूँ कि 2/3 बहुमत से यहाँ कांग्रेस जीतेगी, ये मैं लगातार 6 महीने से यहाँ पे कह रहा हूँ। तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति सब जुट गए और जो है पिछले 5 साल में जो जयराम सरकार की कामकाज की जो शैली रही, उसी को हमने मुख्य मुद्दा बनाया कि जिस तरह से जो है यहाँ पे जयराम सरकार ने कोई काम नहीं किया, पूरी जो है सुस्त पड़ी रही सरकार, हर वर्ग नाराज है, इसी सब को मुद्दा बना के हमने जो है यहाँ पे चुनाव का अभियान शुरू किया। और उसके बाद हमने 10 गारंटी दी। 10 गारंटी में तो ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके ऊपर OPS 1500 रुपये महीने महिलाओं को हम देंगे, 18 से 60 वर्ष के बीच की जितनी भी महिलाएं, 1500 रुपये महीने हम उनको देंगे। 1 लाख तो सरकारी नौकरियां देंगे और 4 लाख रोजगार के अवसर और पैदा करेंगे। तो 5 लाख जो है युवाओं के लिए नौकरियां यहाँ पे, और 680 करोड़ का हम स्टार्टअप फंड, कि मतलब बिना ब्याज लिए हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 करोड़ का हम लोन देंगे बिना ब्याज के युवकों को, ताकि वो अपना धंधा शुरू कर सकें युवा लोग। इस तरह से ये तो मुख्य गारंटी। उसके बाद बागवान जो है सेब की कीमत वो खुद तय करेंगे, उनके ऊपर। दूसरे हम छत्तीसगढ़ मॉडल पर गोबर की खरीद करेंगे। यहाँ भी छुट्टा और आवारा पशुओं का बहुत बड़ा संकट है, सड़कों पर घूमते रहते लोग, बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो दूध नहीं देते तो लोग उनको रखते नहीं। तो उसके लिए बहुत बढ़िया स्कीम मुझे लगता है सारी राज्य सरकारों को लागू करनी चाहिए, कि जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने किया कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीदते हैं। अब 2 रुपये किलो में जब गोबर खरीदा जाता है तो जानवर दूध नहीं दे रहा लेकिन उसका गोबर बिक रहा है। वहाँ तो उन्होंने पेशाब खरीदने भी शुरू कर दिए, भैंस की, गाय की, सबकी। वो और गवर्नमेंट को बड़ा प्रॉफिट है। वो जो 2 रुपये किलो गोबर खरीदते हैं उससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं, वो 5 गुना दाम पे ज़्यादा बेचते हैं वो। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हो रहा और गांव वालों को घर बैठे पैसा मिल रहा है। वो एक सरकारी अधिकारी थी लड़की, उसने शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर ली जो गोबर जो बेच रहा था। तो उससे चीफ मिनिस्टर ने पूछा वहाँ छत्तीसगढ़ में कि भाई तुम तो कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी, उससे शादी करती, तुमने गोबर बेचने वाले से कैसे कर ली? तो उसने कहा साहब इसकी बैलेंस शीट मैंने देखी बैंक में, 90 लाख रुपया इसको साल आ रहा। तो कई सरकारी जो हमारी कर्मचारी से हम शादी करते उसकी तो तनख्वाह इतनी होती नहीं। तो वो जो है इस तरह से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और वो जो पेशाब खरीद रहे हैं उसमें वो जड़ी बूटियाँ मिला के, कुछ केमिकल्स मिला के जो है उसको वो उन्होंने पेस्टिसाइड बनाया। तो 2-4 रुपये लीटर के जो पेशाब खरीदते हैं जानवर की, उस 70 रुपये लीटर में पेस्टिसाइड बिक रहा। कितना मुनाफा स्टेट गवर्नमेंट को रहा। तो इस तरह की स्कीम हम हिमाचल में शुरू करेंगे रेवेन्यू जनरेशन की, ताकि राजस्व यहाँ पैदा किया जा सके और यहीं से यहाँ की जनता लाभान्वित हो सके। वो भी एक इसमें है। और हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे ताकि लोग अंग्रेजी एजुकेटेड यहाँ पे हो सके वहाँ पे। तो इसलिए जो है 10 गारंटी हैं, आपको उनका देंगे, लेकिन प्रमुख मैंने आपको बताई उसमें से। राजीव शुक्ला जी, आपने एक लंबा जवाब दिया, मैंने धैर्यपूर्वक सुना। मूल प्रश्न अभी भी वही है। मार्च 2022 राजीव शुक्ला मीटिंग करते हैं, कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता उस मीटिंग से नदारद रहते हैं, सूत्र बताते हैं, और आप तो पत्रकार हैं, वाकिफ होंगे कि सूत्र बताते हैं तो भीतर से खबर आती ही है।
कि सोनिया गांधी जी मीटिंग करती हैं तो कहती हैं यहाँ के शीर्ष नेताओं से, यहाँ आप लोग साथ में बैठे हैं पर आपस में बात तक नहीं करते। पूरा प्रदेश ये बात जानता है। आपके पूर्व अध्यक्ष सुक्खू, आपके सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री, आपकी मंडी सांसद प्रतिभा सिंह, तीनों की महत्वाकांक्षाएं, और इसीलिए आपको ये व्यवस्था करनी पड़ी, एक सीएलपी लीडर, एक चुनाव कैंपेन कमेटी का मुखिया और एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। तीनों की महत्वाकांक्षाएं हैं, तीनों के समर्थकों के दावे भी हैं ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड। और शुरू में सबने कहा था कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, प्रेशर ग्रुप्स हैं अलग अलग। मैं वो जानना चाहता हूं वो चीज को कैसे फिक्स किया गया। आप ही के हवाले से मीटिंग में खबर छपी थी कि साहब राजीव शुक्ला जी ने मीटिंग मंगाई और घोषणा पत्र कमेटी से पूछा कि अभी तक एक भी मीटिंग क्यों नहीं हुई। इसी कांग्रेस में ये हुआ कि आपने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, पवन काजल और हर्ष महाजन पार्टी छोड़कर चले गए। मैं उस स्थिति पर आपके बारे में आपके विचार जानना चाहता हूँ। नहीं, आपका सवाल जो है वो बहुत धैर्यपूर्वक मैंने सुना भी, जी, है ना। तो ये बात आपकी सही है कि यहाँ एक रखना पार्टी को एक चैलेंज था, एक चुनौती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने मीटिंग बुलाई और कोई आया ना हो। आए सब मीटिंग में सब लोग। डे 1 से मैंने इनको एक ही चीज़ कही कि अगर आप यहाँ पे खंडर रखना चाहते हैं या महल बनाना चाहते हैं, अगर आप महल बनाएंगे तो सबको कमरे मिलेंगे और खंडर रहेगा तो कुछ ही को कुछ नहीं मिलेगा। तो आप अगर सब लोग जुटेंगे तो इतने कमरे महल में होंगे कि आप सब लोगों को बैठने की जगह मिलेगी, आप सब एकोमोडेट हो जाएंगे अगर आप सरकार बनाते हैं यहाँ पे। तो वो बात लोगों को बहुत अंदर पसंद आई और उसके बाद एकता का क्रम चालू हुआ और मीडिया थोड़ा बहुत उछालता रहा, लेकिन एक्चुअली हमने बिल्कुल तीनों को एक रखा। और हमने इसीलिए यहाँ पे हमने एक तरह से जो ये पार्टी चलाने के लिए हमने एक त्रिकोण बनाया, या जिसको बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज बनाया, जिसमें जो है वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह जी, हमारे मुकेश अग्निहोत्री जो नेता विपक्ष जो 5 साल गरजे विधानसभा में, और सुखविंदर सुक्खू जिनको संगठन का बहुत अनुभव, उनको कैंपेन कमेटी चेयरमैन में। तो 3 ये हम चेहरे लेके सामने जनता के सामने जा रहे हैं। हमारा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हो रहा। और धनीराम सांडेल्य जी जो कमजोर वर्ग के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी रहे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, उनको मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया। इस तरह से ये पूरा ये लेके उन्हें चतुरानन एक जो है यहाँ पे क्रिएट किया, 4 फेसेस। और उसका नतीजा है कि आप देख रहे होंगे कि उन लोगों ने साथ साथ भी कई रैलियाँ की, साथ साथ मंच में हर मीटिंग में आ रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब रही 2 लोगों को ये बात, तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी ने जितनी मेहनत करके इन 2 लोगों को तोड़ा, तो इसका मतलब उनके पास नेताओं की कमी है। उन्हें कांग्रेसी नेता अच्छे लग रहे हैं, उन्हें लग रहा कांग्रेसी नेता है ठीक, तो उन्होंने बड़ी कोशिश करके सिर्फ 2 लोगों को वो तोड़ पाए, जिनमें से पवन काजल जो है वो पहले भी बीजेपी में तो वहाँ से आए थे, तो पार्टियां बदलने में उन्होंने पीएचडी की है। कभी इधर आगे हो सकता है कि फिर टूट के कांग्रेस माने का प्रयास करें वहाँ पे वो, तो पवन काजल जी गए, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरे हर्ष महाजन जी गए। हर्ष महाजन जी एक्चुअली तो रिटायरमेंट ले चुके थे, वो कोई चुनाव लड़ते हुए नहीं, तो घर में बैठे थे। यहाँ से उनको बुला के मैंने कुछ काम पे लगाया कि नहीं आप ये काम संभालिए, देखिए, घर पे मत बैठिए। उन्होंने उसको वहाँ जाके दिखाया कि जैसे सारी कांग्रेस वही चला रहे थे, और इसलिए जो है वो बीजेपी ने भी उनकी गलतफहमी में आ गई है और बीजेपी ने उनको ले लिया। तो मैंने बधाई हुई थी पीयूष गोयल वगैरह, क्योंकि अच्छा कि आपने हमारा बोझ वहाँ ले लिया, क्योंकि यहाँ वो कोई काम नहीं कर रहे थे, सुबह से शाम तक बैठे रहते, किसी काम के नहीं थे, वो रिटायर मोड में थे। तो रिटायर मोड वाले नेताओं को अगर बीजेपी ले रही है तो अच्छा है, अपना उनको उन्होंने वो करके लिया। एक जो है वो जो विधायक गए जी, हाँ वो नालागढ़ से, तो वो जो है लखविंदर राणा, वो भी बीजेपी से आए थे, तो बीजेपी में चले गए। अब वो क्या है, उनको टिकट दिया उनके खिलाफ, केएल ठाकुर जो सब वहाँ पे बीजेपी का दूसरा नेता था, वो चुनाव में खड़ा हो गया। तो ये जो उन्होंने ये सब किया कांग्रेस को तोड़ने को, कुछ करने को, उसका आज भुगत रहे। आज 21 सशक्त रेबल बागी बीजेपी में खड़े हुए हैं 21 सीटों पे, तो 21 सीटों तो बीजेपी को हारनी है। कांग्रेस के कितने बागी हैं सर? कांग्रेस के पोटेंशियल बागी 3 या 4 हैं बस, पोटेंशियल बागी, बाकी तो कुछ ऐसे नाम ही नहीं पता है। हमने 13, हमारे भी करीब 17 लोगों ने नामांकन किए थे,
लेकिन हमने उनसे सबसे बात करके 13 लोगों के नामांकन क्या वापस उनको भी आपने महल और खंडर थ्योरी समझा दी? नहीं, उनको 13 लोगों को हमने कहा कि आपको सबका जो है हम सम्मान रखेंगे, वो करेंगे। वो हमारी बात से सहमत हुए। जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे कुलदीप कुमार जी, सब सहमत हो गए, सबने विड्रॉ कर लिया नॉमिनेशन। और हमारे जिन लोगों को हमने टिकट दिया था उनके लिए वो चुनाव में सक्रिय। पर राजीव जी, ये नौबत क्यों आ तो गई? त्वरा कि हम कुलदीप जी की 13 लोगों को विड्रॉ कराने में सफल रहे। बीजेपी एक को भी विड्रॉ नहीं करा पाई। सिर्फ महेश्वर सिंह को उन्होंने विड्रॉ कराया और वो भी बेचारे रो पड़े। तो उल्टा बीजेपी के खिलाफ हवा बन गई वहाँ। अच्छा, ये बताइए, आपके जो जिन्होंने विड्रॉ नहीं किए उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए हैं आप पे। मसलन चौपाल की सीट से जो देखिए, ऐसा है, उन्होंने कहा कि राजीव शुक्ला ने पैसे लेकर टिकट बेचे। देखो ऐसा है ना कि 70 साल का आप इतिहास उठा लो कि जिसको टिकट नहीं मिलता है उसने आरोप क्या लगाया कि पैसे लेने का आरोप तो हमारे ऊपर हिमाचल या कहीं कोई लगा ही नहीं सकता। हम तो खुद पार्टी के लिए लगे रहते हैं और योगदान कराते हैं। हमें कौन पैसा दे सकता है? हिम्मत किसकी यहाँ पे, है ना? सब आप कहीं पूछ लीजिए, लोग कहते हैं बेस्ट टिकट कांग्रेस के। और हमने नए लोगों को मौका दिया, वरना वो पुराने वाले हार के चलते आ रहे हैं। तो जो हारते चले आ रहे हैं उनको टिकट न मिले तो पैसे दे दिए। यही आरोप 70 साल से हर पार्टी में लगता है। ये बड़ा शाश्वत आरोप है जो लगातार लगता तो ये रहता बड़ा है। रिस्क रहा होगा और जिले के स्तर हर पे? अखबार ने छापा, हर चैनल ने चलाया कि बेस्ट टिकट कांग्रेस के। क्योंकि हमने 4 सर्वे एजेंसी लगाई थी अलग अलग, चारों में जो कॉमन कैंडिडेट निकले उन्हीं को दिया टिकट। हमारा किसी से कोई ये नहीं कि अच्छा, लोग कहते हैं ये सर्वे मॉडल बीजेपी लेके आई थी, अब कांग्रेस भी सर्वे के आधार पे। नहीं, बीजेपी ने सर्वे के आधार पर टिकट दिए ही नहीं। उन्हें ऐसे वाहियात टिकट कहाँ से बटते उनके। अच्छा, कि नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको पूरे देश में टाइम लगाना चाहिए, वो नड्डा जी हमारे मित्र हैं, वो हिमाचल में पड़े हुए हैं, पूरा देश भूल गए। नहीं, वो तो ये कहते हैं हमारे लिए कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं, वो तो हैदराबाद म्यूनसिपैलिटी का भी चुनाव लड़ाने जाते हैं। हाँ, तो लड़ाने जाते हैं, लेकिन और भी जगह तो जाए वो। क्यों नहीं जा रहे? उनका काम तो संगठन का होम स्टेट है। तो यही तो समस्या है कि अच्छा, एक बात बताइए, होम स्टेट में उन्हें खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए बैठे हैं। राजीव जी, एक बात बताइए, आपने अपने कई मित्रों का जिक्र किया, आपने मुख्यमंत्री का अपने राजनीतिक आरोपों में जिक्र किया, जयराम ठाकुर का, आपने अपने मित्र पीयूष गोयल का जिक्र किया और आपने अपने मित्र जगत प्रकाश नड्डा का जिक्र किया। पर जो सबसे अच्छे मित्र हैं आपके, बीसीसीआई के आपके पुराने दिनों के साथी और देश के आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, उनसे आप, क्योंकि आप लोग तो मित्र हैं, साथ में दशकों से काम किया है, अब दोनों लोग हिमाचल में हैं, उनकी पार्टी पाले के उस तरफ, आपकी पार्टी पाले के इस तरफ, अनुराग ठाकुर से क्या चर्चा हो रही है आपकी? देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि मेरा शुरू से मानना, हमारा ये पार्लियामेंट में स्पीच भी है कि राजनीति में शत्रुता, कटुता का कोई स्थान नहीं है। राजनीति, देयर इज नो प्लेस फॉर एक्रिमोनी इन पॉलिटिक्स। हमारी फेमस स्पीच है राज्यसभा में, अगर देखो जी, इट्स ओनली ए मैटर ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी। इसलिए दुश्मनी शत्रुता तो किसी से नहीं होती, सबसे मित्रता रहती, सबसे हम बातचीत करते हैं। तो चाहे जो है, चाहे नड्डा जी, उनसे भी हमारे जो है उतनी मित्रता है, जयराम ठाकुर से भी हमारे अच्छे संबंध हैं और अनुराग ठाकुर से भी अच्छे संबंध हैं। लेकिन यहाँ पार्टी का काम है, यहाँ अपनी जो हमारी लॉयल्टी पार्टी के साथ है, तो हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हो रही है? चुनाव को लेकर हम कोई चर्चा नहीं करते हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में एक जुमला चलता है आपके लिए, क्रिकेट के कॉरिडोर्स में भी चलता है, कॉमन है, जस्ट डायल शुक्ला। कहीं किसी की गरारी फंसी, मैच नहीं हो पा रहा, जयललिता ने कहा कि हम श्रीलंका के खिलाड़ियों को नहीं खेलने देंगे, फलाने जी ने कहा कि हमें टैक्स में दिक्कत है, शुक्ला जी को डायल करिए, चाहे मनमोहन सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो। और इसीलिए तमाम ऊपर शीर्ष बदले, शशांक मनोहर, शरद पवार, जगमोहन डालमिया, लेकिन शुक्ला जी शाश्वत हैं। इसके पीछे का सर गुरु मंत्र बता दीजिए। नहीं, गुरु मंत्री, इसके पीछे का कोई गुरु मंत्र नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मेरे कुछ उसूल हैं। जैसे एक, तुम व्यक्तिगत हमला या अटैक किसी पे उस तरह का नहीं करते हैं नीचे उतर के, कि हम उसकी जो है व्यक्तिगत हमला करें किसी को, बिलो द बेल्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि हिट नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम उसकी आलोचना करेंगे नीतियों के आधार पर इन सब की, लेकिन बिलो द बेल्ट हेल्ट नहीं करते। दूसरे, जब किसी संस्था में आप काम करते हैं तो संस्था कैसे अच्छी चले। जहाँ किसी संस्था में लड़ाई झगड़ा चालू हुए, फिर वो संस्था ढंग से नहीं चल सकती। तो हमने हमेशा जो है पॉजिटिव एटीट्यूड लिया, कभी नेगेटिव नकारात्मक काम नहीं किया।
हम 18 साल पहले राज्यसभा में रहे, मिनिस्टर रहे भारत सरकार में। एक चिट्ठी आप मेरी नहीं दिखा सकते जो किसी के खिलाफ मैंने लिखी हो, लेकिन सैकड़ों हजारों चिट्ठियाँ आप दिखा सकते हैं जो मैंने लोगों की मदद के लिए की। तो जो भी हमारा, हम किसी की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मेरे पास आओगे फल्या का नुकसान कर दो, उससे मेरी मदद हो जाएगी, तो वो काम मैं नहीं करूँगा। मैं नेगेटिव काम नहीं करता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव। बहुत लोग हमें आलोचना करते रहते, गाली देते रहते, हम उनको भी इग्नोर करते हैं कि खुद ही लौट के उनको ऊपर खुद ही पड़ेंगे। गीता में भी कृष्ण ने कहा कि जो द्वेष करता है उसको खुद उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। और ऑलवेज नेगेटिविटी बूमरैंग्स, उल्टी जाती है पड़ती उसी के ऊपर। तो मैंने तो नकारात्मक किसी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। ये भी सब कहते होंगे कि उनसे आप मदद तो ले लो, लेकिन उनसे जो है आप ये कहो कि किसी का नुकसान कर दे तो काम मैं नहीं करूँगा। एक्चुअली हमने नहीं किया। तो सौरव गांगुली का तो नुकसान हो और गया है। कितने लोगों तमाम IAS अफसर मुझे मिलते हैं कि सर आपने मेरा यहाँ ट्रांसफ़र किया, मेरा ये मदद की थी, मेरी ये मदद की थी, यहाँ पोस्टिंग कराई थी, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, मुझे याद भी नहीं। जब कहीं स्टेट्स में जाते हैं, अब स्टेट्स में चले गए, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुछ है, वो कहते हैं जो आया सबकी मदद की मैंने, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर की अंडर में मिनिस्टर था, योजना मंत्री प्रधानमंत्री के मातहत होता, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। तो उससे क्या है कि लोगों की मदद करने में हमें बड़ा सहयोग मिलता था। पर देश में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि फास्ट डायल में उनके पास सोनिया गांधी और अमित शाह दोनों का नंबर हो, आपके अलावा। देखिए उनसे भी जब थे यहाँ पे, वो थे गुजरात से आए थे, तो तब की मुलाकात है यहाँ पे। लेकिन हम कभी सोनिया जी की बात अमित शाह से नहीं करते, अमित शाह जी की बात और किसी से नहीं करते। इधर उधर लड़ाई भिड़ाई कराना, ये सब झगड़े वाला काम मेरा काम नहीं। अपनी लॉयल्टी कांग्रेस के साथ है, गांधी परिवार के साथ है, वो मैं इंटैक्ट रखता हूँ। अच्छा, आपने कहा किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन लोग कह रहे हैं सौरव गांगुली का बड़ा नुकसान हो गया। ना BCCI के मुखिया रहे कोर्ट से जीत कर भी, और ना ICC जा पा रहे हैं। आशीर्वाद मिल ही नहीं रहा आप लोगों का। मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान हुआ उनका। नुकसान मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी उनके पास उम्र है, अभी तो 50 के हुए हैं, और उनके पास 20 साल हैं कुछ ना कुछ बनने के लिए, है ना। 70 साल की। ये सौरव गांगुली को संदेश है कि धैर्य के साथ इंतजार करें। मैंने उनसे खुद कहा भी है, क्या कहा? उनके पास एज भी है अभी। तो ये होता है, अगर एक सदस्यों ने मिलकर तय किया है कि भाई फला फला व्यक्ति होगा और आपको एक अवसर नहीं मिला, तो आगे निश्चित रूप से अवसर मिलेगा वहाँ पे। तो उनको समझाया है। सौरव का एक अपना स्थान है, और उन्होंने काफ़ी जो है योगदान उनका है, उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए निश्चित रूप से आगे उनको मौका मिलेगा। कांग्रेस की जीत की स्थिति में क्या यही वचन आप मुकेश अग्निहोत्री और सुक्खू को भी दोहराएंगे? पार्टी की जानकारी रखने वाले कह रहे हैं कि राजीव शुक्ला जी का झुकाव वीरभद्र परिवार की तरफ ज़्यादा है, इसीलिए लगभग राजनीतिक निर्वासन में जा चुकी प्रतिभा सिंह जब वापसी करती हैं मंडी उपचुनाव जीतकर, तो उस लेगेसी को कैश ऑन कराने के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाता है, और सबसे ज़्यादा टिकट भी उसी खेमे को मिलते हैं। देखिए, मेरा झुकाव न किसी के प्रति है और सबके प्रति है। जो भी काम करेगा पार्टी के लिए, जो भी पार्टी के लिए जुटेगा, हम उसको मदद करते हैं। तो हमारा झुकाव किसी के लिए। मैं जिस दिन AICC का इंचार्ज, जो ऑल इंडिया हाई कमान का जो इंचार्ज होता है, वो किसी एक के साथ जुड़ जाता है, एक के साथ फेवर करने लगता है, तो उसको इंचार्ज रहने का अधिकार नहीं है। वो जज की तरह है, उसके लिए सब बराबर है, वो वकील नहीं है। इस रोल को नहीं भूलना चाहिए कि आप एक किसी की वकालत करें। तो हम किसी मुद्दे पे अगर सही बात मुझे एक की लगी तो उसको समर्थन करते हैं, दूसरे में दूसरे की लगी उसको समर्थन, तीसरे में तीसरे की लगी उसको समर्थन करते हैं। जहाँ तक टिकटों का प्रश्न आपने उठाया, किसी के भी कहने पे कोई इस तरह से टिकट नहीं हुई। जब तक हमारे सर्वे की रिपोर्ट में नहीं था कॉमन नेम, तब तक हमने वो टिकट नहीं होने दिया, चाहे तो वो किसी भी खेमे का हो। चाहे किसी खेमे का हो। सबके खेमे के जो रिकमेंडेशन थे, कई नहीं हुए और कई जो अच्छे थे वो हुए। और अच्छी बात है कि इन लोगों ने, तीनों ने भी बहुत कई अच्छे नाम सुझाए जो हुए। ऐसा नहीं कि तो किसी को ये कहे कि सबसे ज़्यादा टिकट इसको मिल गया उसको मिल गया, बिल्कुल गलत है। राजीव जी, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, डिमांड बहुत है उनकी, लेकिन वो चुनाव प्रचार के लिए आ नहीं रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। क्या वजह है इसकी? देखिए, राहुल जी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं। वो एक महाअभियान में उसको बोलूँगा, और उसको रिस्पांस भी मिल रहा, लाखों लोग उमड़ रहे हैं। और आज तक एक चीज़ आप जान लीजिए कि जिसने भी पदयात्रा की, पदयात्रा कभी विफल नहीं रही है। दांडी मार्च से लगा के और YS राजशेखर रेड्डी की यात्रा ले लो,
चाहे आप जो है चंद्रशेखर जी की यात्रा ले लो, और चाहे जो है उसके बाद जो है जितने बाकी लोगों ने यात्राएं की, सबकी यात्राएं सफल रही। तो एक राहुल जी ने एक महा अभियान शुरू किया है जिसका उन्हें बहुत रिस्पांस मिल रहा है, जिसमें पद का कोई लालच नहीं, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया और इस यात्रा पे वो निकले हैं। उसका असर आप देखिए, आपको स्वयं एहसास हो रहा होगा कि आप यहाँ हिमाचल में लोगों से पूछ लो, राहुल गांधी की प्रशंसा करने लगे। वही लोग जो राहुल गांधी की आलोचना करते थे वो प्रशंसा, मैं चैनल पर बैठा था तो चैनल के की एंकर स्वयं उनकी उसकी तारीफ कर रही थी, जबकि वो जानी जाती हैं आलोचना के लिए, लेकिन उन्होंने उसकी तारीफ की। तो कोई ना कोई बात तो होगी ना। तो उससे उनका एक जो है उस यात्रा का असर, उसका फायदा बजाय इसके कि हमने 1-2 मीटिंग उनकी लाके करा दे, उससे ज़्यादा असर उनकी यात्रा को हो रहा, क्योंकि पूरे मीडिया में उनकी यात्रा आ रही, तो उसका हमें लाभ मिल रहा। लेकिन उनकी कमी पूरी करने के लिए प्रियंका जी आगे आ गई, और वो है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा प्रचार हिमाचल में कर रही यहाँ पे। वहाँ के तो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है यहाँ तो। पर उत्तर प्रदेश में तो बहुत खराब नतीजा रहा आपका। उसका भी मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे उन्होंने, यहाँ संगठन काफ़ी मजबूत है, यहाँ उसका लाभ मिल रहा है, यहाँ पे उन्होंने वो बागडोर संभाली और यहाँ पे वो प्रचार कर रही। तो राहुल जी की कमी उन्होंने यहाँ पे आके पूरी की, तो वो जो है यहाँ पे लगी हुई है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उनका प्रयास बहुत अच्छा रहा, उन्होंने मेहनत बहुत की, लेकिन आप भी जानते हैं, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, कि वहाँ संगठन हमारा बेहद कमज़ोर है। तो प्रियंका जी क्या कर सकती है? सिर्फ एक माहौल बना सकती थी, एक जितनी कोशिश, लेकिन जब संगठन ही वहाँ कुछ नहीं था तो क्या कर सकती। जिन राज्यों में संगठन है वहाँ प्रियंका जी बेहद इफेक्टिव है, बहुत प्रभावशाली है, लोग उनको चाहते हैं। एक, हम उत्तरार्ध में हैं अपने इंटरव्यू के, राजीव शुक्ला और राजीव गांधी के रिश्तों पर बहुत बात होती है, और ये कहा जाता है कि एक समय में 80 के दशक के उत्तरार्ध में जब ज़्यादातर पत्रकार राजा मांडा के जन मोर्चा को कवर कर रहे थे और उसमें उमड़ रहे सैलाब के बारे में लिख रहे थे, तब राजीव शुक्ला ऐसे थे जो रविवार में पत्रकारिता करते हुए भी वीपी सिंह की मुखालफत कर रहे थे, और कैसे रियासत को बचाए रखने के लिए उन्होंने तौर तरीके अपनाए। इस पर एक आपकी शायद रिपोर्ट बहुत चर्चित हुई थी, वो प्रसंग बता दें जरा। देखिए, आप तो उन पत्रकारों से जो दबा के रिसर्च करते हैं, है ना, किसी भी उस पर, तो बात आपकी सही है कि हमने वीपी सिंह पे स्टोरी की थी, लेकिन वो स्टोरी तब की थी जब वीपी सिंह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, राजीव गांधी सरकार। वो स्टोरी तब मैंने डेगा ट्रस्ट की थी, और एक एक डिटेल के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टोरी की थी। इसके बाद वो हमारे ऊपर खफा हो गए, लेकिन हमने अपना पत्रकारिता धर्म नहीं छोड़ा। उनके हर प्रोग्राम को, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, सब कुछ किया, उनके हर प्रोग्राम को मैं कवर करने जाता था, उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जाता था और उसको कवरेज देता था उनका। वो हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हाँ, ये जरूर था कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उनसे हमारी प्रगाढ़ता बढ़ी, क्योंकि उनको हमारी जो असाइनमेंट था, आप तो जानते हैं पत्रकार हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या होता था कि पहले प्राइम मिनिस्टर अपने साथ पत्रकारों को लेके बाहर जाते थे, है ना, डोमेस्टिक ट्रिप भी जाते थे और विदेश की ट्रिप पे भी जाते थे। तो मैं भी जाता, तो उसमें हमारी उनकी काफ़ी प्रगाढ़ता हो गई, मित्रता हो गई। तो उनके साथ जो है, उनको हमारी बातें अच्छी लगते थे, हमारे सुझाव अच्छे लगते थे और सब ये। लेकिन उसके बावजूद भी उन पे भी मैं स्टोरी वैसे ही करता था। अगर आप उन दोनों की संडे मैगजीन की स्टोरीज निकालें तो राजीव गांधी के खिलाफ भी होती थी वहाँ पे। वहाँ हमने कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और इस चीज़ का मैं राजीव गांधी को सैल्यूट करता हूँ कि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे। मुझसे कहते थे कि देखो, मुझे आज तक आए मुझसे कहते थे कि ये तुम मेरे खिलाफ स्टोरी करते हो ना, ये बहुत अच्छी बात है, इससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी रहेगी। वरना अगर तुम हमारी सारी स्टोरी जो है अगर मेरे सपोर्ट में करोगे हमारे, तो तुम्हारी साख खत्म हो जाएगी। वो खुद कहते थे, जो आज के नेता नहीं कहते। आज के नेता तो चाहते हैं कि सारे पत्रकार चमचे हो जाएं उनके, बिल्कुल, है ना, लेकिन वो ये नहीं समझते कि फिर जनता भी जान जाती कि चमचा उसकी बात का असर नहीं होता, है ना। 5 जन में जो छपता है उसका क्या फायदा भाजपा को मिलता, और नेशनल हेराल्ड में जो छपता है उसका कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलता। क्योंकि अगर आपके ऊपर ये ठप्पा लग गया कि आप फला के करते हैं, तो वो उसका कोई असर ही नहीं होता। तमाम पत्रकार एंकर्स पे तो यही तो है ना, तो उसका कोई असर फायदा नहीं मिलता वहाँ पे। तो ये उन्होंने किया, तो मैं, लेकिन उसमें हमारे रिश्ते उनसे बहुत मजबूत। तो मैं कोई 27 बार तो विदेश गया उनके साथ प्रधानमंत्री। अब तो खैर बंद हो गया, अब तो प्रधानमंत्री ले नहीं जाते हैं
पत्रकारों का। आपने पहले पूछा नहीं मोदी जी से? आप तो मिलते रहते हैं। ये मिलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने, मोदी जी ने शुरू से ये पॉलिसी बनाई कि जर्नलिस्ट को ले नहीं जाते अपने जहाज में। पहले सब जर्नलिस्ट ले जाए जाते, तो ऐसे जर्नलिस्ट भी ले जाए जाते थे। मैंने नरसिम्हा राव जी के ज़माने में देखा, राजीव गांधी के ज़माने में देखा, वाजपेयी जी के ज़माने में देखा कि जो पत्रकार खिलाफ होते तो भी ले जाते थे प्रधानमंत्री उनको भी। अटल जी भी ले जाते थे, राजीव जी भी ले जाते थे, नरसिम्हा राव जी भी ले जाते थे, गुजराल साहब भी ले जाते थे, मतलब सबके साथ गया वहाँ पे। तो वो जो है अब वो बंद हो गया। अब पत्रकारों को स्वयं अपने खर्चे पे जो है अलग से जाना पड़ता है, उसमें नहीं जा सकते हैं। लेकिन पहले ये परंपरा थी, तो जब आप जाते आते बहुत हैं तो आपके जो व्यक्ति के साथ रहोगे रिश्ते बन जाते हैं, तो उनसे भी रिश्ते थे। 2 सवाल, और दोनों आपके मौजूदा प्रोफाइल से जुड़े हुए सवाल हैं। वोट चाहिए थे कम, और डब्बा खुला तो राजीव शुक्ला को मिले 50 पहले राज्यसभा चुनाव में। भाजपा वालों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी, कांग्रेसियों ने भी कर दी, दूसरे दलों ने भी कर दी। क्या था ये मैनेजमेंट, जरा ये समझाइए। और इसकी भूमिका, आप तो पत्रकार थे, प्रिंट के पत्रकार, ब्रॉडकास्ट के पत्रकार, तो ये राज्यसभा का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? बहुत कहानियां चलती हैं लखनऊ में, मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं। देखिए, ये तो 22 साल पहले की बात है ना। मैं राज्यसभा का, मैंने कहा कि भाई बहुत 20 साल हो गए पत्रकारिता करते करते, अब फेंस के उस तरफ भी जाके देखना चाहिए। अभी तक तो हम लोगों को कवर करते थे, अब ऐसा हो कि लोग हमें कवर करें, उधर भी जरा झांक के आते हैं कि क्या है। उस चक्कर में मैंने एक बहुत बड़ा जोखिम लिया। उस समय मैं एडिटर था संडे ऑब्जर्वर का, और मैंने वहाँ पे जो है नॉमिनेशन कर दिया। बातचीत किससे हुई थी नॉमिनेशन के पहले? वो तो बता दीजिए। नॉमिनेशन से पहले बातचीत थी नरेश अग्रवाल से। वो हमारे पास उसके 2 साल पहले से पड़े थे कि आप लोकतांत्रिक कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ जाइए। पहले मैंने मना कर दिया 1998 में, है ना। फिर 2000 में मैं तैयार हुआ, और हमने नाम, जब वहाँ जाके मैंने देखा कि उनके पार्टी में भी फूट पड़ चुकी थी और सारे एमएलए साथ नहीं थे, हमने उनके पार्टी के सारे एमएलए को साथ में लिया कि भाई हमारे लिए आप जो है सब साथ हो, तो सब साथ हो गए। फिर हम पत्रकार के नाते हमारे रिश्ते सबसे थे, तो हमने फिर सब दलों के लोगों से बात की। और आप जान के ताज्जुब होगा कि उस चुनाव में राजनाथ सिंह जी भी लड़ रहे थे, सुषमा स्वराज भी लड़ रही थी, है ना। और जो है, हमें तो लगता है कि हमें कम से कम 4 दलों ने सहयोग दिया। उन 4 दलों के सहयोग से हमें जितने वोट मिले वो आज तक रिकॉर्ड टूटा ही नहीं है। पहले 47 वोट का काशीराम जी का रिकॉर्ड था, हमारे 51 वोट थे। आज तक वो रिकॉर्ड राज्यसभा चुनाव का नहीं टूटा है। मैनेज कैसे किया सर, ये तो बता दीजिए। उसमें ये मुझे याद है कि 36 वोट सुषमा जी को मिले थे, ऐसे ही 36 वोट जो है उनको मिले थे राजनाथ जी को, और इसके बाद बीजेपी के का लास्ट कैंडिडेट 27 वोट पे जीता था। इतना ही सिचुएशन आ गई थी, लेकिन हमें सब लोगों ने खुल के वोट दिए। अच्छा, और ये आखिरी सवाल है, आपकी फ्लाइट छूट गई थी गुजरात की, तब भी आपको राज्यसभा चुनाव लड़ने जाना था। लोगों ने कहा छूटी नहीं, राजीव जी को लगा कि मामला फंसा है तो उन्होंने छोड़ दी फ्लाइट। नहीं, ऐसा नहीं था। लास्ट डे मुझे कहा गया कि राहुल जी का मैसेज आया कि आपके पेपर तैयार, मैंने कहा था कि आप जाके फाइल कर दो। तो मैंने कहा कि तो बड़ा जो है टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैं सेंट्रल हॉल में था और 11 बजे के करीब फ़ोन आया था। 3 बजे तक लास्ट डे नॉमिनेशन होता, तो मैंने प्राइवेट प्लेन वगैरह का भी इंतज़ाम कराया वहाँ जाने के लिए, लेकिन एयरपोर्ट अहमदाबाद बंद था, तो नॉमिनेशन नहीं हो पाया। फिर एक लोकल जो हमारे लीडर थे उनको वो दिया गया। तो मैंने कहा कि भैया हर इच्छा यही है कि जो है नहीं मिल सकता, वरना हमारे कागज़, हमने इलेक्शन कमीशन में भी बात की, सुनील अरोड़ा होते थे, उन दोनों ने कहा कि भाई क्या हम ईमेल पे नॉमिनेशन कर सकते हैं, उनका नहीं कर सकते हो, उस पर वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो वो संभव नहीं हो सका वहाँ पे। तो मुझे लगता कि ऐसा नहीं था, तकदीर में नहीं था कि मैं 2018 में फिर चौथी बार रिपीट होता। और 2020 में जो है वहाँ के कुछ विधायकों ने आपत्ति की, तो इस दृष्टि से मिला हुआ टिकट उस समय वापस हो गया था, और 22 में मिल गया टिकट, धैर्य रखा। तकदीर में बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, बहुत मन था, लोगों ने कहा इस बार आपका, तो थोड़े निराश भी रहे आप। हम किसी भी पद के लिए कोई लॉबिंग, उसके लिए योजना, कोई ये सब नहीं करते। जो मिलता जाता है, नहीं मिला नहीं मिला। 32 साल से हम बीसीसीआई में लगातार हैं, किसी मिलने मिलाने पर किसी न किसी बात पे, किसी न किसी पद पे। 6 साल आईपीएल का चेयरमैन रहा है, 8 साल पहले, 7 साल पहले वाइस प्रेसिडेंट रहा, फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो सब जो है भगवान कृपा है, चल रहा है। तो जब जो मिल जाए, न मिल जाए उसके लिए दुख मत करो।
ये बताइए सर, अगर कांग्रेस हिमाचल में सत्ता में आती है तो विधायक नेता चुनेंगे या विधायक वो प्रस्ताव पारित करेंगे जो सब बड़ी पार्टियों का चलन है कि आला कमान तय कर ले? देखिए, ये विधायकों के ऊपर है। विधायक ही चुनते हैं कि नेता कौन है, और जब विधायक आला कमान पे छोड़ते हैं प्रस्ताव पारित करके, तो फिर आला कमान तय करता है। जयपुर में तो नहीं हुआ। नहीं, जयपुर में नहीं हुआ, लेकिन वो जयपुर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि कुछ चीफ मिनिस्टर वहाँ हट गया था या कुछ था। वहाँ तो पहले से ही बात के बीच में ये थी, और विधायक दल की बैठक भी नहीं हो पाई वहाँ पे। तो इसलिए वो नहीं है, जो विधायक हैं उनकी राय ली जाएगी और उस हिसाब से मुख्यमंत्री का चयन हाईकमान करेगा। आप जमघट में सुन रहे थे राजीव शुक्ला जी को, जिनका विस्तृत करियर है, इसलिए सवाल भी कई दिशाओं में मुड़े। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कांग्रेस की 10 प्रतिज्ञाओं के बारे में, पथ के दावेदारों के बारे में, 3 बड़े चेहरे और कोई सरप्राइज चेहरा भी आ जाए, यू नेवर नो, उनकी दावेदारियों के बारे में, इनकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के बारे में, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, और ग्राउंड पर आप जो भी देख रहे हैं हिमाचल की जनता ज़रूर बताए। संवाद का सिलसिला चलता रहे। जमघट में हम आपके हिस्से के सवाल नेताओं से पूछते रहेंगे। राजीव शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक तो आप आए शिमला, है ना, तो ये परिचायक है कि आप अपने काम के लिए कितनी मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच।